आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज मुख्यतः मैं स्वागत करने वाला हूं गिरीश पांडे का। अगर आपने आरओ 2023 की सिलेक्शन की लिस्ट देखी होगी, रिजल्ट देखा होगा, तो एक नाम उसमें आपको दिखेगा। और क्या जर्नी रही उस लिस्ट में नाम आने की, कैसे कैसे क्या मुश्किलें आई, क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, इन सारी बातों को जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी नौकरी के लिए और आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लाइए इसको इधर रख दे, फिर हम लोग बात प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप एक अपना सूक्ष्म परिचय दीजिए। कैसे, कहाँ से पढ़ाई की, क्या आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर मैं अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ जी। तो मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई है, विवेकानंद इंटर कॉलेज है विद्युत नगर जी। उसके बाद सर मेरी ग्रेजुएशन हुई है साकेत महाविद्यालय अयोध्या से। अयोध्या। जी सर मैं पहले से ही सचिवालय में कार्यरत हूँ सर। अच्छा। करीब 10 वर्षों से। और अब सर मैं रेवेन्यू बोर्ड में सहायक समीक्षा अधिकारी बना हूँ। जी, रेवेन्यू बोर्ड में आप पहुंच गए हैं। तो रेवेन्यू वाला बोर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पूरे प्रदेश में। मतलब आप समझ लीजिए कि आईएएस से लेके और लेखपाल तक सब रेवेन्यू बोर्ड से संबद्ध होते हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उधर सचिवालय महत्वपूर्ण है शासन में, तो प्रशासन में कहीं ना कहीं इधर इसकी महत्ता बहुत होती है। तो आपने जो पढ़ाई की, आपका बैकग्राउंड क्या रहा उसमें? सर मेरा साइंस बैकग्राउंड है। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है। जी सर। और फिर ये जब ग्रेजुएशन किया फिर ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई? सबसे पहले कौन सा एग्जाम दिया, क्या हुआ? सर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती आती है सचिवालय में, सुरक्षा संवर्ग में मैं सर सेलेक्ट हो गया जी। फिर तब से मैं 2016 से यहाँ कार्यरत हूँ और फिर समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की मैं सर तैयारी करता रहा। 2021 में भी मैं मेंस लिखा था, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया। अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया था, एक दुर्भाग्य था। जीएस में बहुत कम नंबर हो, जीएस में बहुत कम नंबर है ना, क्योंकि अन्य पेपर में मैंने देखा मार्कशीट आपकी बहुत अच्छे नंबर थे। इस बार क्या ऐसा हुआ कि अंतिम सूची में अंतिम तौर पर नाम आ ही गया? इस बार सर मैंने चारों पेपर को संतुलित करने का प्रयास किया और उसमें आपका मार्गदर्शन सर बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिससे सर मेरा चारों पेपर संतुलित हुआ। और मुझे पता था कि अगर चारों संतुलित हो गए तो मैं अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना बढ़ जाएगी मेरी। जी सर। तो इस बार चारों पेपर संतुलित। जी सर। अलग अलग अगर पेपर की बात करें तो क्या क्या कमियां रह जा रही थी? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की, जो कि 21 में आपका बहुत डाउन चला गया था। जी सर। तो कैसे इस बार सही हुआ, क्या स्ट्रेटजी रही? सर सामान्य जन हमारा जो है वो प्री में अच्छा हुआ था, लेकिन मेंस में थोड़ा पैटर्न चेंज होना। अगर प्रीलिम्स में अच्छा ना होता तो आप मेंस देते कैसे? जी सर। क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ इतना हाई गया था, तो इस बार मेंस में भी अच्छा रहा। जी सर, है ना। क्या स्ट्रेटजी रही? सर अब इस बार मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बाकी पेपर के साथ जीएस के पेपर को मैंने इग्नोर नहीं किया। 21 में मुझसे यही गलती हुई थी कि मैंने उस पर कम ध्यान दिया था जीएस के पेपर पे, और उसका मुझे नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार मैं लगातार कोचिंग के मार्गदर्शन में मैं लगातार जीएस और चारों पेपर पे बराबर ध्यान बना के रखा। इसका सर फायदा हुआ। उसका फायदा हुआ। तो ये मेरे ख्याल से जब आप लोग पेपर देने आते थे, हमने जो एग्जाम रखे थे, है ना, एग्जाम, तो उस एग्जाम में पहला पेपर जीएस होता था, फिर दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता था, तीसरा पेपर फिर हिंदी ऑब्जेक्टिव, फिर अगले दिन हम लोग ऐसे करते थे। आप उन एग्जाम्स के और इस फाइनल जो एग्जाम हुआ उसके मार्क्स को अगर कंपेयर करें तो क्या लगभग वैसा ही रहा स्कोर? आपका सर एहसास बैच जिसमें 7 टेस्ट हुए हैं, हाँ, वो सर बहुत बेनिफिशियल रहा। हाँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल वही इन्वायरमेंट मिला जैसा परीक्षा भवन में होता है। तो सर उससे मुझे अपनी कमियां भी पता चली कि कहाँ मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, कहाँ मैं मजबूत हूँ, और आपसे सर मार्गदर्शन लेके मैंने वहाँ सुधार किए, तो उसका सर बहुत ज्यादा लाभ मिला। उसका ज्यादा लाभ मिला, क्योंकि अक्सर यही बात होती थी, जैसे लोग कहते थे कि सर पता नहीं कितना कट ऑफ जाए, क्या होगा, कुछ पता नहीं चला। तो हमने यही कहा कि 5 टेस्ट दे लीजिए, उसका एवरेज मार्किंग हम बता देंगे, और जितना एवरेज रहेगा उसका वही आपका लगभग मार्क्स होगा। क्या ये बात लगभग सही थी? लगभग सही थी। लगभग सही थी ना। दूसरे पेपर पे आते हैं, हिंदी ड्राफ्टिंग। हिंदी ड्राफ्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से आपने उसको टैकल किया? हिंदी ड्राफ्टिंग में सर शब्दावली, हाँ, और कंप्यूटर का पार्ट चैलेंजिंग रहता है। वहाँ आपको एक्यूरेसी
मैक्सिमम रखनी है। मैक्सिमम रखनी है जी सर। और वो एक्यूरेसी बहुत कुछ सर मायने रखती है, महत्व रखती है, क्योंकि 20 नंबर की आपकी शब्दावली हो गई और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है, तो उसको फिर कैसे आपने मैनेज किया? सर उसको मैंने शब्दावली को रोज एक 1.5 घंटे कंठस्थ किया, और कंप्यूटर का पार्ट आपने सर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उसको मेरा लगभग तैयार था। वहां से एक्यूरेसी मेरी 10 शब्दावली सही हुई और कंप्यूटर भी अच्छा रहा। शब्दावली भी हम डेली प्रैक्टिस कराते जी थे। सर। डेली आप लोगों को लास्ट में तो 50-50 डेली दी जाती थी, जी है ना, और उसको आप बैठ के लिखते थे और उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते थे। तो शब्दावलियां मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है कि भटकाव बहुत हो जाता है। हम लोगों ने जो स्रोत फॉलो किया वो सरकारी स्रोत थे, जी। क्या वो सही था? बिल्कुल सही था सर। हाँ। सीमित जो सोर्स रहते हैं उनसे ये डर रहता है कि परीक्षा आए। हमने तो स्रोत बहुत ज्यादा रखा था। आपने ब्रॉड सोर्स ब्रॉड सोर्स रखा, उसका फायदा मिला सर। उसका फायदा कि लगभग सारी शब्दावलियां आपकी पढ़ाई हुई हैं, लगभग वो मिली। जी। मुहावरे में क्या था? मुहावरे में सर आपने प्रैक्टिस कराई थी, और मुहावरे सर इस बार थोड़े मतलब आसान आ गए। आसान आ तो गए। मुहावरा अच्छा हो गया। लेकिन आसान और कठिन की बात नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। जी सर। अगर मान लीजिए बड़ा सरल ही आ जाए, 9 2 11 होना, सबको पता है, 5th क्लास का बच्चा भी जानता है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो कहेगा रामू ने श्यामू को मारा 9 2 11 हो गया। लेकिन हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है कि इतना सरल नहीं लिखना है। आपके वाक्य प्रयोग बड़े अच्छे रहते थे। कई अन्य लोग थे जो चयनित नहीं भी हो पाए हैं इस बार, उनके लिए ये मैसेज है कि उन्होंने मेहनत अच्छा किया है। कई वाक्य प्रयोग बड़े अच्छे करते थे, है ना, आपके बैच का पूरा एनवायरनमेंट था, आप लोग जानते हैं। तो मुहावरे के तैयारी के लिए आपका क्या वो है कि भाई देखिए, लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है एक आध मुहावरे गड़बड़ा जाएंगे, एक एक नंबर चुनने होते हैं, बिल्कुल, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मुहावरे में आपको क्या लगता है कि कैसे करना चाहिए? सर लिख लिख के अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लिख लिख और हाँ सर, ये समीक्षा अधिकारी भर्ती जो है सर एक्यूरेसी का खेल है, इसमें जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे उससे चयनित होने की संभावना बढ़ जाती है। छोटा सा तो सिलेबस है। जी सर। 400 नंबर का कुल मेंस है, जितने में अदर एग्जाम आप देखेंगे तो उसमें पेपर से कितने नंबर के होते हैं, 400 नंबर का। तो इसमें और बड़ा सिलेबस छोटा है, बड़ा सरल लगता है ना देखने से, जी सर। इसीलिए फॉर्म खूब ज्यादा पड़ते हैं जी। और सबको लगता है कि हम कर ले जाएंगे। तो ड्राफ्टिंग, अगर ड्राफ्टिंग की बात की जाए, ड्राफ्टिंग तो सर क्योंकि मैं पहले मेंस एग्जाम दे चुका था समीक्षा अधिकारी का, तो उसमें लेटर लगभग हमारे पूरे तैयार थे। उसमें सर जो कमियां थी वो आपने सुधार करा दी, और बाकी सर जो मैंने बताया कि शब्दावली और मुहावरे कंप्यूटर, इस पे ज्यादा मैंने ध्यान दिया, तो इससे सर पेपर अच्छा हो। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई मुझे ड्राफ्टिंग से। आपसे हमारी बड़ी बात हुई थी बैच में, आप लोग पढ़ते रहते थे, बात होती रहती थी, लोग बड़ा परेशान रहते थे उसमें क्या लिखेंगे, जब पूछा जाएगा लिखित प्रारूप। इस बार के पेपर में ऐसा कुछ था? इस बार के पेपर में कुछ ऐसा नहीं था, बहुत कंफ्यूजन होता था। ये सब कंफ्यूजन मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा हो गए हैं क्या? बिल्कुल सर, सोर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो लोगों इसी से भटकाव होता है। जैसे अक्सर ये बात चलती रहती थी, सर लिखित आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, फलाने सर ने ये बताया है, आप बता रहे हैं कि लिखित नहीं प्रारूप ही बनाएंगे, तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहेंगे कि एक प्रमाणिक टीचर और प्रमाणिक सोर्स को फॉलो किया जाए, और भटकाव से बचा जाए, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया जाए उतना लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। टेबलर फॉर्म में भी ऐसे ही बातें होती हैं कि टेबलर फॉर्म में इस बार बड़े नए नए प्रयोग आ रहे थे मार्केट में, कि वो सब लिख देना है तदैव, और दुनिया भर की बातें हो रही थी। वहां पर मुझे लगता है कि सामान्य ही विशेष होता है, बिल्कुल, है ना, उसी को आप अच्छे से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बड़ी बातें हम लोगों ने इस पे कर ली। एस्से का बड़ा अहम रोल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी कॉपी है, मैं जल्दी आप लोगों के सामने उसको शेयर करूंगा। इनका जब आप एस्से पढ़ेंगे ना, तो जैसे अभी बात हो रही थी अपने यहाँ इसी परिवार की, शालिनी है, शालिनी का सिलेक्शन भी हुआ है, समीक्षा अधिकारी वो बन गई है, उनका भी इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। तो शालिनी ये कह रही थी कि जब गिरीश का एस्से वो पढ़ती थी तो जैसे लगता था कि प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ रही है। ऐसा कैसे लिखते हैं आप? और मैं भी यही कहता हूं कि इनका एस्से जो है बिल्कुल शुरू से लास्ट तक आप पढ़ जाएंगे, और एक एस्से नहीं, हर पेपर के 3 एस्से, और वो 3 नहीं 10 पेपर ले लीजिए, वो एक ही वो तरीके से शुरू होता है और खत्म हो जाता है।
कैसे ये हो पाता है? इसमें सर आप मार्गदर्शन का योगदान है कि आपने बताया था कि प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवाह बहुत तो मैं हमेशा प्रवाह बनाने का प्रयास करता था कि निबंध जो है बोझिल ना लगे, एक फ्लो आ जाए उसमें और पढ़ने में अच्छा लगे। तो सर बस वही मैंने प्रयास किया। अरे वो बहुत मजेदार रहता है, मैं इन लोगों को शेयर करूंगा, ये लोग देखेंगे। वो शुरू होता है, खत्म हो जाता है, पूरी बात हो जाती है, कहीं कोई कठिन चीज रहती ही नहीं है, सारा बिल्कुल फ्लो ऐसे बना रहता है। ये आसान नहीं होता है। मैं क्लास में ऐसे कराता हूँ तो कई बार मुझे लगने लगता है कि यार यहाँ बोझिल हो रहा है, यहाँ पे हल्का हो रहा है, लेकिन आपका बड़ा बढ़िया रहता है ना। तो ऐसे की रणनीति आपकी क्या थी? हमने तो बहुत ऐसे कराए थे, हमने तो 2.5-3 घंटे बिठा के पूरा ऐसे, है ना। आपकी बैच की बात नहीं है, आप लोगों को हमने ऐसे बैच में भी अलाउ किया था। तो उससे इतर आपने क्या किया या कैसे किया, ये थोड़ा सा बताइए। सर मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से इससे को आसान बनाने का प्रयास किया, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया और थोड़ा सा रोचक बनाने का प्रयास किया। बाकी कुछ अलग नहीं? कुछ अलग नहीं सर, बाकी सारा जैसा आप बताते गए वैसा मैं सर अप्लाई करता गया। आसान और रोचक, जी सर। यही डिमांड भी होती है ऐसे की। आपने डिमांड पूरी की? मेरे ख्याल से ऐसे में नंबर 70 से ऊपर तो आए ही होंगे सर। वो तो मार्क आने के बाद में पता चलेगा, मार्कशीट आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, प्रीलिम्स में आपका स्कोर कितना था? प्रीलिम्स में सर मेरा 149 स्कोर था। 149 बहुत ज्यादा स्कोर था। स्ट्रेटजी क्या थी? सर प्रीलिम्स में मेरा ये था कि 15 नंबर प्लस करके, जितनी भी एवरेज कट ऑफ चल रही है पिछले सालों की, तो मैं 15 नंबर प्लस करके चलूं, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बहुत ही बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 15 नंबर प्लस करके चल रहा है। और 15 नंबर प्लस करने का मतलब है कि कोई भी एन के प्रकार कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम पास हो जाएंगे। जी सर। हिंदी में कितने सही थे? हिंदी में सर मेरे 58 थे। आपको ये नहीं लगता है कि इसका बहुत ज्यादा योगदान था? जी सर, बहुत ज्यादा योगदान था। हिंदी बहुत लोग भटकते हैं, टॉपिक तो केवल 6 हैं, लेकिन ये 6 टॉपिक आपने कैसे पढ़े कि जिससे कि पूरा 60 में आपने 58 कर लिया? यानी 2 ही, एक क्वेश्चन कोई गलत हुआ, एक छोड़ा होगा, गलत हुआ होगा, जैसे भी। सर हिंदी में मैंने जो कठिन शब्द हैं, जो कठिन चीजें हैं, जो गलतियां होने की संभावना है, बस उनको एक जगह लिख लिया या हाईलाइट कर लिया। उन्हीं का मैं बार बार रिवीजन करता रहा। अक्सर लोग करते हैं कि सब पढ़ते रहते हैं पूरा बार बार, तो टाइम ज्यादा जाता है। बिल्कुल सर। तो कठिन चीजों को छांट के अलग करना। मेरे ख्याल से प्रीलिम्स पास करने का, चाहे जीएस हो चाहे हिंदी, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पुराने पेपर देखिए या फिर आप टेस्ट सीरीज दीजिए और उसमें जो कठिन चीजें हैं उनको नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन देखे तो 100 में 25-30 ऐसे मिलेंगे जो कठिन होंगे। जीएस में भी शायद यही स्ट्रेटजी आपकी रही? जी सर। या कुछ स्पेशल हो तो बताइए जो लोग। नहीं सर, जीएस मैंने बेसिक बुक्स पढ़ी और मैंने एक्यूरेसी बनाए रखने का प्रयास किया। एक्यूरेसी कैसे बनी रहेगी? गलतियां कम से कम हो और सर टेस्ट सीरीज खूब लगाई सर। खूब लगाए? जी सर। मैक्सिमम प्रैक्टिस? जी सर, प्रैक्टिस की और गलतियों से बचने का प्रयास किया कि किसी तरीके से गलतियां ना हो। इसमें भी मेंस में भी हिंदी आपका सभी सारे सवाल सही? जी सर, हिंदी सब सही था। पिछली बार नहीं सही थे? पिछली बार सर सही था, पिछली बार कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए थे और यस, पिछली बार हाँ 1-2 गलतियां भी हुई थी और पिछली बार मार्क्स सबके एवरेज में 45 मैक्सिमम के आसपास शायद चला गया था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सब मार्क्स नहीं आए थे। इस बार मेरे ख्याल से हाईएस्ट हो सकता है 60 आउट ऑफ 60 होना चाहिए इस बार। अगर कुछ मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, 30 में 30 सवाल सही थे। बिल्कुल। तो अगर जो अब 26 की वैकेंसी आएगी या आगामी कोई वैकेंसी आएगी उसमें जो नए कैंडिडेट हैं, जो अभी बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेशर हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बड़े दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या तरीका बताना चाहेंगे? दोनों के लिए अलग अलग बताइए या जैसा भी आपके दिमाग में है। सर मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि आपको विश्वास करना होगा चीजों पे और बहुत ही फोकस होके एक परीक्षा पर केंद्रित होके बहुत ही फोकस्ड तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा। गलतियों का चांस अब नहीं लिया जा सकता, तो बहुत ही फोकस्ड होकर तैयारी करनी पड़ेगी सर। और मेरा मानना है कि एक ही परीक्षा को फोकस रखा जाए। जी सर। करो या फिर छोड़ दो। जी सर, वही स्थिति होगी। बिल्कुल। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का बड़ा दौर चल रहा है, कारण उसका है चीजें बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात आती है कि पैसे भी बहुत कम लगते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर आपको लगा? जैसे आरओ के बैच में मैंने देखा कि आप रेगुलर बहुत एक्टिव रहे, आप नौकरी करने के साथ साथ आप लोगों के लिए इसी तरीके से टाइम भी मैनेज किया जाता था कि जब आप नौकरी से छुट्टी पाए उसके बाद में उसके साथ आपने पूरा किया। तो ऑनलाइन भी आप कर सकते थे, हमारा भी बैच ऑनलाइन था, अन्य भी बैचेस हैं ऑनलाइन बहुत सारे संस्थान के। क्या अंतर आपको महसूस हुआ?
सर ऑनलाइन में तो आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, हाँ। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो अक्सर अनुशासित नहीं रह पाते हैं। अनुशासित नहीं रहते। जी सर, निरंतरता कम हो जाती है। तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने से अनुशासन बढ़ता है और वो माहौल मिल जाता है। तो उससे जैसे आपका बैच बहुत बड़ा नहीं था, ये आपको भी पता है। मेंस का बैच जो ऑफलाइन था, ऑनलाइन तो हमारे साथ लोग जुड़े थे, और मैं कदापि ये कहना नहीं चाहूंगा कि मेरा बैच बहुत बड़ा था, मेरे पास बहुत एडमिशन थे। हमारे पास एडमिशन बहुत ज्यादा नहीं थे। हमारे पास आप लोग ऑफलाइन बैच में 20 लोग थे और उसमें से आधे लोग सेलेक्टेड हैं। मुझे इस बात का बहुत एक मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से कि उनमें से अगर 10 लोग सेलेक्ट हैं, है ना, जो आपके बैच से डायरेक्टली यहाँ पे रिलेटेड है और वो सेलेक्ट हैं आधे, तो वो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो इस परिवेश से क्या प्रभाव पड़ा जो आप लोग साथ में यहाँ पे कर रहे थे तैयारी? परिवेश का सर लाभ मिलता है कि अपनी कमियां आदमी देखता है कि मैं अगले से और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उसकी राइटिंग अच्छी है या उसका वो ये पार्ट ज्यादा मजबूत है, उससे थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है आपस में बातचीत करने से। और सर एक जैसा एहसास बैच आपका था, एक अनुशासित वातावरण मिल जाता है, उससे सर बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक हमारा हौसला बैच था, हौसला में आप थे जी, और फिर एहसास था जिसमें टेस्ट सीरीज थी, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें मतलब हम लोग यही कोशिश करते थे कि जैसे आप लोगों के टेस्ट होते थे, कॉपी हम छिनवा देते थे, आप तो खैर टाइम से सबमिट करते थे। कई लोगों की शिकायत रहती थी और हमारे टीम से लोग नाराज हो जाते थे, बाद में बाहर निकल कहते थे वो ऐसे मैडम ने कर दिया, वो उसने ऐसे कर दिया, ये गड़बड़ हो गया, हम अभी लिखते तो लिख लेते, है ना। कई बार लोग नाराज हो जाते थे, लेकिन अनुशासन जरूरी होता है ना। और मैंने देखा है कि लोग हमसे आके कहते थे सर उनको इसी क्वेश्चन पे इतना नंबर दिए हैं, हमको आपने कम दिया है, आप उनको ज्यादा देते हैं। और उन ज्यादा में से आप भी, क्योंकि यहाँ टेस्ट में सेकंड रैंक तो हम आपकी हमेशा रही, फर्स्ट भी रही है कई टेस्ट में, तो और रेगुलर जो आप प्रैक्टिस करते थे, अनवरत आप प्रयास करते थे, तो लोग नाराज हो जाते थे, कहते थे कि सर उनको आप ज्यादा देते हैं, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करता था। मुझे तो जो मिलता था मैं उसको ऐसे देख, हाँ ये हो गया था, कई लोगों की कॉपी मैं समझने लगा था। जैसे आपकी कॉपी है, अभी भी मुझे आप दिखा दीजिए इसे दूर से, तो मैं ऐसे यहीं से अच्छाइयां और कमियां बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि गिरीश ने यहाँ पे ये चीज लिखी होगी, ये अच्छी होगी, ये बुरी होगी, क्योंकि मैं इतनी बार आप लोगों की, मैंने आप लोगों के, आपको पता होगा कई दर्जन ऐसे चेक किए हैं, है ना भाई। 5 टेस्ट में ही इतने 15 ऐसे तो यही हो गए, फिर आप लोगों की डेली प्रैक्टिस चलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब बैच हम अपने हिसाब से नहीं चला रहे थे, सबसे बड़ी बात थी कि बैच आप लोगों के हिसाब से चलता था। और सबसे खास बात थी कि लोग नेता आप ही को चुनते थे, क्योंकि सबकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो इन्हीं को खड़ा कर देते थे, कहते थे कि आप जाके गिरीश भैया जाके आप कह दीजिए सर से, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये आके हमसे कहते थे टेस्ट बढ़वाना हो या कुछ करना हो, तो ये एक्चुअली इनमें एक बड़ी खास बात है। ये बड़े मृदुभाषी हैं, और ये जितने शालीन में से दिख रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा शालीन है। ये पता नहीं क्या है, आज इतना बोल भी रहे हैं, ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, एस नो में। और जैसे इनके चेहरे पे शालीनता है, ऐसे इनका व्यक्तित्व भी है पूरा। तो ये आके हमसे कहते थे चाहे टेस्ट बढ़वाना हो या प्रैक्टिस करवानी, तो इन्हीं के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती थी। तो ये परिवेश बड़ा बढ़िया आप लोगों ने डेवलप भी किया था, और हमेशा याद रहेगा मुझे भी और आप लोगों को भी कि एक ऐसा बैच था जिसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए थे और सेलेक्ट हुए। तो मेरे ख्याल से जैसे ऑनलाइन का युग है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसे आपने बताया कि यहाँ पे एक माहौल बन जाता है, थोड़ी सी प्रतियोगिता होती है। भविष्य में क्या लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए? ऑनलाइन का तो जमाना है, वो तो करेंगे ही, करना भी चाहिए। ऑफलाइन का कुछ बेनिफिट आप टू द पॉइंट इन लोगों को बताइए। ऑफलाइन का सर बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि अनुशासन, जैसे आपने बताया, एक अनुशासित वातावरण है और एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। लेकिन अगर किसी के सामने समस्या है ऐसी कि वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको वो ऑनलाइन ले सकता है, लेकिन उसमें अनुशासित रहना सर बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन बैच में मेरे साथ भी ऐसा होता है कि टारगेट्स मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, या टेस्ट है, आज मान लीजिए टेस्ट सीरीज है, तो हम उसको 3 घंटे के बजाय शाम तक, कभी कभी आप अपनी नौकरी के कारण जब ड्यूटी एक्स्ट्रा हो जाती थी आप नहीं आ पाते थे, मुझे याद है, तो वो काम छूट जाता था ना। बिल्कुल हाँ, लेकिन यहाँ आके ये चुप्पे से आके बढ़िया, कोई जान ही नहीं पाता था, अपनी लाइब्रेरी है बगल में, उसी में आके बैठ के पढ़ रहे हैं। पता चला जब बैच स्टार्ट हुआ तो ये आ गए, तो ये बहुत बढ़िया इनका रहा। और सबसे मजे की बात बताऊं, आज हम लोग यहाँ केबिन में ऑफिस में बैठे हुए थे, गिरीश आए तो पहले वहां नहीं आए, पहले लाइब्रेरी में चले गए। जैसे ये पढ़ने आते थे, हम क्या है सिलेक्शन होने के बाद भी ये ऐसे ही कर रहे हैं, हम लोग यही बात कर रहे थे, फिर आप वहां से वापस आए।
तो बढ़िया है ये कि एक माहौल की बात आपने की। अगर अनुशासित रहे तो ऑनलाइन भी रह सकते हैं, जी है ना। तो आगे का फिर अब क्या लक्ष्य है? सर अभी तो पीसीएस 2026 का लक्ष्य लेके चल रहा है। 26 का लक्ष्य लेके चलना है। हमारी तरफ से जो भी हो पाएगा हम तो करेंगे ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है पीसीएस में जो भी पद चाह रहे हैं वो आपको मिले। बाकी लखनऊ में आप थे ही, अब तो लखनऊ में अगर पीसीएस आप देते हैं और कहीं अच्छा बेटर पोस्ट मिलती है तो आप जाएंगे, नहीं तो लखनऊ में तो रहना ही है। तो हम आपको मिलते ही रहेंगे। पीसीएस के लिए भी हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं, जैसा उसमें माहौल था वैसे ही प्री कम मेंस इसका भी माहौल हम लोग बनाने जा रहे हैं। और बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मेरा मानना है कि बहुत लंबी न किया जाए प्रोसेस को, चीजों को सॉर्ट आउट करके बिल्कुल छोटी करके। तो आपको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। और आपके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा, ये बहुत छोटा सा ये गिफ्ट है, इसको आप स्वीकार करिए। और फिर हम जल्दी मिलते हैं और मिलते जरूर रहिए, जिससे कि आपके अनुभव का, आपकी रणनीति का, आपकी सफलता का लाभ अन्य लोगों को, छोटे भाई बहनों को मिलता रहे जो भविष्य में आने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच। फिर से आपको